हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने प्रथम अध्याय को, जो क्लास 12th एनसीईआरटी का पहला पहला अध्याय है, जीवों में जन्म। जीवों में जन्म की क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जनन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कैसे जीवन की निरंतरता को ये बनाए रखती है, और कैसे आप किसी भी सजीव के जीवन काल को पढ़ सकते हैं, कौन कौन से हिस्सों में तोड़ के, ये सारी कहानी मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। ठीक है बच्चे, आज हमें पढ़ना है जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। हमने पिछली कक्षा में बात कर लिए थे कि सजीवों की शरीर की, चाहे जैसी भी हो, उनकी जो कायिक बनावट है, कायिक अस्तर है, वो किसी भी लेवल का हो, उनके अंदर मुख्यतः इस धरती पे पाए वाले सभी जीवों के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब, मतलब कंप्लीटली सबके अंदर नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जहां पे नहीं होती है प्रजनन की प्रक्रिया, लेकिन मुख्यतया मेनली, मतलब 100 है तो 100 में से 98 97 में होता है ना। सबके अंदर क्या होती है, प्रजनन की प्रक्रिया चलती है, जिससे वो जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। अभी हमें स्पेशली ये बात करनी है कि जो निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया थी, वो दो प्रकार की थी। हमने लास्ट क्लास में बात कर लिया था, और उन दो प्रकारों में पहले प्रकार को डिटेल करके पढ़ना है, जिसे हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं बेटा? अलैंगिक जनन। आइए देखते हैं क्या होता है अलैंगिक जनन। जब आप बात करते हैं अलैंगिक जनन की, तो यहाँ पे एक बड़ी मजेदार सी बात होती है। बच्चों को जनरली, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लगता है अलैंगिक जनन में इसलिए ये नाम लिखा होगा कि यहाँ पे लिंगों का समावेश नहीं होगा। यहाँ पे बिना लिंग के ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अभी नहीं सीख सकते, आप लोगों के स्तर पे नहीं। लेकिन आप जब कभी हायर साइंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि लिंग होते हुए भी बहुत से ऐसी प्रजातियां हैं जहां पे अलैंगिक जनन होता है। इसलिए हम जो आज तक रटते रहे हैं ना पिछला, कि लैंगिक जनन क्या होगा, अलैंगिक जनन क्या होगा, लिंगों के आधार पे, ये लिंगों के आधार पे नहीं होता। यह होता है पितृकों के आधार पे, कि कितने पितरों का इसमें समावेश हो रहा है प्रजनन प्रक्रिया में। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखना है, अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन प्रक्रिया में संतान उत्पत्ति के लिए संतान उत्पत्ति हेतु केवल एक पितर की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना कि जो अलैंगिक जनन है, यहाँ पे केवल एक पितर की आवश्यकता होती है। एक पितर लिख दिया, बात एक ही है। आप क्या देखते हो, कितना शुद्ध, चलो थोड़ा और शुद्ध कर देते हैं, पित्र ही लिख देते हैं। एक पित्र की आवश्यकता होती है, यहाँ पे पित्र लिख देते हैं। एक पित्र की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे एकल पैतृक प्रजनन भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही शरीर से एकल पैतृक प्रजनन। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल एक ही शरीर है, एक ही काया है, और उससे उसके जो संतति है वो उत्पन्न हो जाती है। अब सवाल आता है दिमाग में कि एक पैतृक जो प्रजनन है,
एक ही शरीर से, मतलब हम लोग जब बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की, करेंगे भी आगे, तो लैंगिक प्रजनन में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये द्विपैतृक होता है, इसमें दो पितृ चाहिए, एक नर पितृ और एक मादा पितृ। जो पितृक पीढ़ी होगी वहां पे कितने स्पीसीज होंगे? दो सजीवों का समावेश होगा। यहाँ पे कितने? केवल एक सजीव, एक पितृ का की आवश्यकता है, केवल एक पितृ का समावेश होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? एकल पैतृक प्रजनन। जहां पे भी आपको आज के बाद, ध्यान दे, आज के बाद आपको कहीं पे भी ऐसा दिखाई दे पूरे बायोलॉजी में, यहां पे या कहीं पे भी ऐसा दिखाई दे कि वहां पे एक ही शरीर से, एक ही आकार से, उसके ही एक स्पीसीज से ही वो संतति उत्पन्न करने में क्षम्य है, उसके पास ये क्षमता है कि वो एक ही शरीर से अपनी पीढ़ियां चला पा रहा है, ऐसे प्रजनन को आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे प्रजनन को हम बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन विधि। क्या बोलेंगे बच्चों? अलैंगिक प्रजनन की विधियां बोलेंगे, जहां पे भी हमें दिखाई देगा। ये चीज तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा, अलैंगिक प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन के समान, हम लोग लैंगिक भी पढ़ेंगे बाद में, अलैंगिक प्रजनन में लैंगिक प्रजनन के समान यहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं होती। देख, यहां पर नर व मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। कितनी सिंपल सी बात है। जब आप बोल रहे हैं कि यह अलैंगिक जनन एक पैतृक है, एकल पैतृक है, तो इसमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण हो ही नहीं सकता। यस और नो? इनमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। पहली चीज, जब युग्मक नहीं बनेंगे तो यहाँ पे युग्मनज जैसी संरचनाएं भी नहीं बनती, क्योंकि युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनते हैं। तो यहाँ पे जब मादा और नर व मादा युग्मक ही नहीं बने तो संलयन भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे युग्मनजों की उत्पत्ति भी नहीं होती। यहाँ पे युग्मक भी नहीं बनते, और फिर यहाँ पे युग्मक नहीं बनते तो यहाँ पे युग्मनज भी नहीं बनते। यानी यहाँ पे दो चीजें ध्यान देना है, यहाँ पे ना तो युग्मक बनेगा ना तो युग्मनज बनेगा। तो ना युग्मक बना ना युग्मनज बना, तो युग्मनज से ही उत्पन्न होते भ्रूणीय संरचनाएं, तो यहाँ पे भ्रूण भी नहीं बनता। ये जो सीखा है ना आप लोगों ने, ये जो देखा है, यह एक प्रश्न है जो आप लोग प्रश्नोत्तर लगाओगे तो आपको मिलेगा। यहाँ मतलब अलैंगिक जनन में यहाँ पर भ्रूणीय प्रवर्धन भी नहीं पाया जाता। बहुत अच्छे से याद कर लो, कहीं आगे आएगा, आपको पढ़ाऊंगा, एक वर्ड आएगा पॉलीएम्ब्रियोनी, है ना, आगे आएगा। चलो फिर अभी के लिए इतना है। यहाँ पे देख लो, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक पितृ की आवश्यकता होती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसा है, यहाँ पे एक पितृ चाहिए, इसलिए आपने क्या बोल दिया, इसे एकल पैतृक बोल दिया। यहाँ पर नर व मादा युग्मक नहीं बनेंगे, युग्मक नहीं है तो युग्मनज नहीं बनेगी, और युग्मनज नहीं है तो भ्रूणीय विकास भी नहीं होगा। तो अगर हमें ये चीज समझ में आ गई कि अलैंगिक जनन में क्या क्या चीजें चलती है, तो अब हमें ये देखना है, इसके कुछ उदाहरण देख लें कि कहां पर ये हो रहा है, ताकि हमने ये जो बातें यहाँ पे लिखी हैं इसको हम वहां पे देख पाए कि क्या हमने जो बात की है अलैंगिक जनन के बारे में, वह चीज अपने विभिन्न उदाहरणों में हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आइए बात करते हैं अलैंगिक जनन के कुछ उदाहरणों की। देखिए जरा, तो अलैंगिक जनन की पहली विधि पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहली विधि पढ़ रहे हैं विभाजन।
विभाजन की बात कर रहे हैं। अलैंगिक जनन में जो विभाजन है, ये विभाजन दो प्रकार का होता है। कभी कभी तो यह विभाजन कैसा हो रहा है, द्विविभाजन बोलते हैं। कभी कभी इस विभाजन को क्या बोलते हैं, द्विविभाजन। यहाँ पे जो भी स्पीसीज आप देखेंगे उसके अंदर, उसकी शरीर के अंदर ऐसा विभाजन होगा कि उसका संपूर्ण शरीर दो हिस्सों में बट जाएगा। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा विभाजन में द्विविभाजन। द्विविभाजन की प्रक्रिया सामान्यतः ये द्विविभाजन आपने अमीबा वगैरह के अंदर देखा है। अमीबा के अंदर आप लोग ऐसे संरचनाएं देखते हैं कि अमीबा की एक कोशिका है। और अच्छी बात यह है कि अमीबा में बहुत सुंदर बनाता हूँ, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है, तो कुछ भी बना दो अमीबा बन जाता है। यस और नो? ये क्या बेटा, एक अमीबा की संरचना है। अमीबा, इस अमीबा के अंदर द्विविभाजन, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। साफ साफ नाम बता रहा है कि इसका जो पूरा शरीर है वो एक बॉडी जो दिख रहा है ना अमीबा का, ये एक बॉडी टूट के दो हिस्सों में बदल जाती है। एक अमीबा ये हो गया, दूसरा अमीबा हो गया। एक अमीबा था और ये इस अमीबा की हो गई आपकी दो पुत्री कोशिकाएं। क्या बोलेंगे इन्हें, इसे क्या बोलेंगे बेटा, पुत्री कोशिकाएं। संतति कोशिकाएं आप बोल सकते हैं, या आप इसी को क्या बोल देते हैं, पुत्री कोशिकाएं अथवा इसी को आप क्या बोल देते हैं, पुत्री कोशिकाएं। यस और नो? ये एक कोशिका का विभाजन होके उसके शरीर से दो कोशिकाओं का बनना विभाजन कहलाता है। और यह विभाजन जहां पे हम एक से दो बना रहे हैं क्या कहलाता है, द्विविभाजन। किसके अंदर पाया जाता है, अमीबा के अंदर। देखिए यहाँ पे एक अमीबा की कोशिका थी, हाँ या ना चाहिए, यहाँ पे एक अमीबा की कोशिका थी और इस अमीबा से दो अमीबा बन गए। अब बच्चों यहाँ पे जो बच्चे नॉर्मली सीख रहे हैं, जो किताबी भाषा में लिखा हुआ है वो आप लोग सीख गए कि हाँ एक से दो बन गया, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का विज्ञान सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप चीजों को रटे नहीं, समझ के पढ़े। देखो बच्चों, आज आप लोगों को एक बढ़िया सी बात सिखाता हूं। जैसे अभी हमने बात की अमीबा की कोशिका की, अभी हमने क्या लिया, अमीबा की कोशिका। और अमीबा की कोशिका से जो संतति बनी, जो इसकी संतान उत्पन्न हुई, वो भी अमीबा बनी। अरे ऐसा नो यार, वो भी क्या बनी, अमीबा बनी। अमीबा का जो बेटा होगा, जो उसके डिवीजन से बन रहे उसकी संतति, वो अमीबा ही होगी। ठीक वैसे ही है क्या ये, जैसे हम बात करें इंसान की, हमने बोला कि भाई ह्यूमन की बात कर लो, मानव की बात कर लो, मानव की जो संतति होगी वो हमेशा मानव होगी। वो लड़का लड़की अलग है, वो लिंग के आधार पे लड़का या लड़की हो सकती है। बट मेरा सवाल ये है कि अगर लड़का लड़की को छोड़ दो तो ये तो स्पष्ट है ना कि मानव की जो प्रोजेनी बनेगी वो मानव बनेगी। ये क्लियर है बच्चे? फिर सुनना, तीसरी चीज, आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ पे हमेशा आम का फल लगता है, यस और नो? या मैं बोलूं कहीं पे अमरूद का पेड़ है
तो इस अमरूद के पेड़ पे हमेशा अमरूद का फल लगेगा। तो आप सोचेंगे सर क्या बातें कर रहे हो, ये भी कोई बताने की बात है? आम के पेड़ पे आम ही होता है, अमरूद के पेड़ पे अमरूद ही होगा। इसमें कौन सा साइंस है? इसमें साइंस है, इसमें साइंस है बेटा, इसमें विज्ञान है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि इस आम के पेड़ पे अमरूद उग जाए? ऐसा क्यों नहीं होता कि आम के पेड़ पे अमरूद उग जाता? क्या फर्क पड़ रहा है? और अमरूद हो जाते, या अमरूद के पेड़ पे और आम उग जाते? ऐसा क्यों नहीं होता? इसका मतलब कि कुछ न कुछ एक ऐसी चीज है इन जीवों में, जो इनकी पैतृक पीढ़ियां हैं, इन पैतृक पीढ़ियों में कुछ न कुछ ऐसी चीज है। चाहे वो अमीबा की बात करो, मतलब चाहे आप वो सरल जीव की बात करो, या आप बात करो मानव की, आप उच्च जीव की बात करो, कोई भी जीव हो या पादपों की बात करो, सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो हमेशा उससे उसके जैसे ही संतान उत्पन्न करवा रही है। हाँ या ना चाहिए? आप ये मसाला समझे तो हाँ या ना चाहिए कि हाँ भाई, ये बात तो सही है कि जीवों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पाया जा रहा है जिससे कि जो संतति की उत्पत्ति हो रही है वो अपने पितरों के समान ही हो रही है। स्पष्ट है? अब मेरा सवाल है कि ये जो घटना दुर्घटना आप लोगों ने देखा, आपको घटना लगे या दुर्घटना लगे, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आम के पेड़ पे आम उग रहा है, अमरूद के पेड़ पे अमरूद उग रहा है? सीखे? सीखे बच्चों? आइए देखते हैं। जब भी हम एक कोशिका की संरचना लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं? जब भी हम एक कोशिका की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक सिंपल सी कोशिका बना रहा हूं, इसके अंदर कुछ XYZ कोशिकांग हो सकते हैं, बीच में न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस नहीं भी है, फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला है मैं एक कोशिका का चित्र बना रहा हूं, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं ससीम केंद्रीय कोशिका बना रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल। मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं असीम केंद्र की कोशिका बना रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल। कोई सी भी हो सकती है, अरे समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो कोशिका होगी वो कोई सी भी होगी। हाँ, बस एक चीज होगा, हमने खैर ये तो पता है 11th में पढ़ लिया था कि अगर कोशिका ससीम केंद्र की होगी तो उसके अंदर कोशाबद्ध कोशिकांग पाए जाएंगे, और अगर कोशिका असीम केंद्र की होगी तो उसके अंदर, उसके जीव द्रव्य के अंदर कोई भी कोशाबद्ध संरचनाएं नहीं पाई जाती है। यस और नो? सिंपल सी बात है, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। तो मैं यही बोल रहा हूं कि ये हो गई एक कोशिका, ठीक है, ये हो गया इसका जीव द्रव्य। देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया सा पॉइंट है। और मैं 12th क्लास का ये पहला कॉन्सेप्चुअल चीज सिखा रहा हूं जो आप यहां सीखोगे, और आपके पूरे पूरे लास्ट यूनिट तक, मतलब 4 यूनिट में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए अच्छे से सीखना। जीव द्रव्य है, ये है कोशिका, ये क्या है? कोशिका। जब भी कहीं पे भी कोशिका का विभाजन होता है, आप लोगों ने ये भी 11th में पढ़ा है कि जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन हमेशा 2 चरणों में होता है। यस और नो? कोशिका विभाजन हमेशा कैसे होता है? 2 चरणों में। प्रथम चरण होता है यहाँ पे केंद्रक विभाजन का। सबसे पहले क्या विभाजित किया जाता है? केंद्रक का विभाजन। पहला स्टेप क्या होता है? केंद्रक विभाजन। दूसरा स्टेप क्या होता है? कोशाद्रव्य का विभाजन। क्या होता है लल्ला? कोशाद्रव्य विभाजन। यानी केंद्रक के विभाजन के समय हमेशा 2 चीजों को विभाजित किया जाता है मुख्यतया। वो कौन कौन चीजें होती हैं? एक तो उस कोशिका की केंद्रक को, और दूसरा उस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को या कोशाद्रव्य को। कंफर्म है बेटा? देखिए, आप लोगों को पता है कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा? जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर पाई जाती है, कोशिका लिखा है केंद्रक होगा, उस केंद्रक के अंदर पाया जाता है इसका आनुवंशिक पदार्थ। पता है बच्चों? केंद्रक के अंदर पाया जाता है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ, जो मुख्यतया क्या होता है? डीएनए।
कोशिका के अंदर क्या, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ। जो आनुवंशिक पदार्थ मेनली क्या है, कोशिकाओं के अंदर यह आनुवंशिक पदार्थ मुख्यतया होता है डीएनए। ये क्या होता है बेटा? डीएनए। और आप देखेंगे कि जब आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, जब इस केंद्रक का विभाजन होता है, ध्यान से सुनेंगे, अब मैं आ रहा हूं, ये डीएनए, ये आनुवंशिक पदार्थ, यह वो पदार्थ है, ये डीएनए जो है ना, डीएनए वो पदार्थ है जो किसी भी जीव की शारीरिक संरचना व उसके अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। ये आपके अंदर जैसा आनुवंशिक पदार्थ होंगे, जैसा जेनेटिक मटेरियल होगा, वैसे आपके बॉडी के अंदर जीन्स होंगी, वैसे क्या होंगी? जीन्स होंगी। और इन्हीं जीन से, इन्हीं आनुवंशिक पदार्थों से आपके शरीर की सारी चीजें, आपके पूरे के पूरे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर, जो फिनोटाइप आपका दिख रहा है, आप कितने लंबे हो, कितने चौड़े हो, गोरे हो, काले हो, घने बाल है, काले बाल है, सफेद बाल है, ये सब कुछ किसी भी जीव के अंदर जो कुछ भी दिखता है, इन डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन। ध्यान से देखिए, क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और यह जीन ही किसी भी जीव के संपूर्ण जो लक्षण दिखते हैं, जो दिखने वाले लक्षण हैं, जिसे आप फिनोटाइप बोल रहे हैं, यही उसके फिनोटाइप बनाते हैं। फिनोटाइप मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है, दिखने वाले लक्षण। दिखने वाले लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? जीन। कैसे करता है? फिनोटाइप बना के। क्लियर बच्चे? यहाँ पे क्या बनाया जीन ने? फिनोटाइप। और जीन जैसे ये फिनोटाइप बनाता है, उसे बोल देते हैं जीनोटाइप। और जीनोटाइप क्या करता है? जीनोटाइप सभी सजीवों के अंदर, सभी जीवों के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं को निर्धारित कर देता है। यानी कोई भी संरचना कैसा बनेगा, दिखने में कैसा है, और उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी चल रही हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? डीएनए की। पता है बच्चे, जब आप केंद्रक का विभाजन करते हो, ध्यान से देखना, जब आप किसका विभाजन करते हो? जब आप इस केंद्रक का विभाजन करते हो, तो केंद्रक के विभाजन के समय आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, इसमें कि केंद्रक विभाजन के समय जब केंद्रक की बात करते हैं, ये अगर मैं केंद्रक बना देता हूं, तो यहाँ पे जो पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ, ध्यान देना और दिमाग लगाना कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं 11th में, ये धागे के जैसे इसमें फैला रहता है। ये क्या है? यही है आनुवंशिक पदार्थ। यही क्या है बेटा? आनुवंशिक पदार्थ है, जिसे आप क्या बोलते हो? डीएनए बोलते हो। जिसे क्या बोलते थे आप लोग? डीएनए। यस और नो? और ये आनुवंशिक पदार्थ जब केंद्रक का विभाजन होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जब एक कोशिका से, ध्यान देना, जब एक कोशिका से दो कोशिका बना रहे हैं, ये कैसा होगा? इसके अंदर जो भी प्रक्रिया चले वो इस कोशिका के जैसे ही चले। इसके लिए जरूरी क्या होता है कि जितना आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पे है, जितना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे है, उतना ही आनुवंशिक पदार्थ यहाँ होना चाहिए दोनों के अंदर, तभी तो एक समान बनेगी। क्यों? सिखाता हूं। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। अगर किसी मानव सबसे बढ़िया सिंपल एग्जांपल है, देखो, मानव में नर व मादा के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है, उसकी मात्रा इतनी है कि जब वो संघनित होता है तो उसके संघनन से 46 गुणसूत्र बनते हैं। यस और नो? ये बात तो आप लोग जानते हैं। मानव के अंदर, नर मानव या मादा मानव, दोनों के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है मानव के अंदर, वो इतना है कि वो 46 गुणसूत्र बना ले।
जितना ही डीएनए है, किसी स्पीसीज के अंदर इतना डीएनए है कि वो हो सकता है कि 105 बना ले, किसी के अंदर इतना डीएनए है कि बस 5 बना ले। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब किसी भी स्पीसीज के अंदर जो गुणसूत्र बनेंगे वो कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है इस डीएनए पे, क्योंकि इस डीएनए के ही संघनन से बनते हैं क्या, गुणसूत्र। इसके ही संघनन से गुणसूत्र बनते हैं। इसका मतलब डीएनए अगर ज्यादा है तो गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा। अरे हाँ या ना यार, अगर डीएनए ज्यादा है तो गुणसूत्र की संख्या ज्यादा, और अगर डीएनए कहीं कम है तो वहां पे गुणसूत्र की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। भाई जितनी दूध होगी उतना ही कप तो चाय बनेगी, जितनी दूध होगी उतने कप ही तो चाय बनेगी। ये दूध है और ये चाय है। तो जब हमें डीएनए दूध मिला है, दूध है 1 लीटर, और बोलोगे चाय पूरी बारात को पिला दो, संभव है ना। पानी मिला देंगे तो वो दूध नहीं रहेगा ना, वो तो पानी वाली चाय हो जाएगी, है ना। देखो समझो, डीएनए से ही क्या बन रहा है, गुणसूत्र। इसका मतलब अगर कहीं पे गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा है, सॉरी डीएनए का अमाउंट ज्यादा है तो गुणसूत्र ज्यादा बनेंगे, और कहीं पे अगर आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा कम है तो गुणसूत्र कम बनेंगे। यस और नो। लेकिन हमें यह भी तो देखना है कि हम जब चाहते हैं कि हमारे जैसी जीव बने, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उस जीव के अंदर हो क्या रहा है, उस जीव के अंदर जो कुछ भी परिलक्षित हो रहा है और जो भी अभिक्रियाएं हो रही है वो डीएनए निर्धारित कर रहा है। तो मानव की बॉडी, मानव शरीर से जो बच्चा पैदा होगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, मानव शरीर से जो बच्चा पैदा होता है, हम चाहेंगे कि वो मानव हो। अगर वो मानव नहीं है तो कुछ और ही हो जाएगा। क्यों होता है समझोगे, वो मानव हो। तो मानव के अंदर है 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र, मेल और फीमेल। अगर मैं 46 इससे मेल से और 46 फीमेल से दोनों से ले लेता, 46 और जोड़ के एक युग्मनज बनाता, तो इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 92 हो जाती। यस और नो। और 92 हो जाती तो गुणसूत्रों की संख्या डबल, जेनेटिक मटेरियल डबल। जब जेनेटिक मटेरियल जीन डबल हो जाएंगे तो उसके अंदर लक्षण भी ज्यादा, दुगुने लक्षण दिखेंगे, उसके अंदर उपापचयी अभिक्रियाएं भी ज्यादा, और वो मानव ना हो के मानव से कुछ ज्यादा ही बन जाता। यस और नो, समझ में आ रहा है। अगर गलती से कहीं पे ये गुणसूत्रों की संख्या घट जाती तो उसके अंदर मान लो किसी रीजन से 44 रह गई, 46 जगह 44 रह गए, 2 गुणसूत्र चले गए, 2 गुणसूत्र गए तो गुणसूत्रों में जीन थे, वो जीन भी चले गए, तो इन जीन से जो लक्षण दिखने वाले थे वो लक्षण दिखाई नहीं देंगे। इन जीन की वजह से जो अभिक्रियाएं इनके शरीर में होने वाली थी वो अभिक्रियाएं होंगी नहीं। तो इस मानव में जो नया बच्चा पैदा होगा जिसके अंदर संख्या 2 कम है, उसके अंदर लक्षण सामान्य मानव से थोड़े कम और अभिक्रियाएं भी कम होंगी। समझ में आ रहा है। यानी हर जगह जब भी एक संतति की उत्पत्ति हो रही है तो हमेशा कोशिश ये है, ध्यान दें, हमेशा कोशिश ये है कि जितना आनुवंशिक पदार्थ मेरे पास था, जितना आनुवंशिक पदार्थ मेरे पास था वो सारा का सारा वो उतना ही अमाउंट में, उसी मात्रा में मेरे संतति में भी चली जाए, ताकि जैसी अभिक्रियाएं और जैसी आकार की मेरी थी वैसी ही मेरी संतति की भी हो। यस और नो, यस और नो। और इसी के लिए करना पड़ता है हमें कोशिका का विभाजन। और केंद्रक विभाजन में आप लोगों को याद है या नहीं है, केंद्रक विभाजन में 2 ही काम होते हैं बेटा। केंद्रक विभाजन में क्या होते हैं, 2 ही काम होते हैं बच्चों। देखो क्या हो रहा है केंद्रक विभाजन में, यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ बांटना है। जैसे अब मैं बोल रहा हूं इस केंद्रक को हमें 2 कोशिकाओं में बांटना है। पहले केंद्रक विभाजन करते हैं, 2 कोशिकाओं में बांटना है। तो 2 कोशिकाओं में बांटने के लिए इस केंद्रक में विभाजन से पहले जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बराबर बराबर जाना चाहिए। समझिए, अगर ये अमीबा की कोशिका है ये, और इसके अंदर मैं मान लेता हूं आपको समझाने के लिए 1 लीटर आनुवंशिक पदार्थ है, और ये 1 लीटर आनुवंशिक पदार्थ इस अमीबा की क्या है, इसकी जेनेटिक आइडेंटिटी है, इसकी जीन विशेषता है कि 1 लीटर अगर इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ है तो यह अमीबा के जैसा सारा प्रक्रिया, सारी अभिक्रिया दिखाएगा। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे 1 लीटर है, आप चाहते हो ये भी अमीबा बने तो यहाँ पे भी 1 लीटर आना चाहिए।
आप चाहते हो ये भी अमीबा बने तो यहाँ पे भी 1 लीटर आना चाहिए, यस और नो? 1 लीटर आना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि इस 1 लीटर को बांट दो, 1 लीटर को बांट दो 2 में बराबर बराबर, क्योंकि द्विविभाजन हो रहा है। तो 1 लीटर को बराबर बराबर बांटोगे तो इसके अंदर आएगा 0.5 लीटर, हाफ लीटर, और इसके अंदर आएगा हाफ लीटर। हाँ या ना बच्चे? ये बताओ, आधा आधा लीटर आएगा तो क्या ये जो अमीबा है वो पूरे अमीबा के लक्षण दिखा पाएगा? जितना आएगा उतनों के ही तो लक्षण दिखा पाएंगे, यस और नो? जितना इसके शरीर के अंदर आएंगे सिर्फ उतने ही अमीबा के लक्षण दिखा पाएंगे ये। हाँ या ना बच्चे? यस। इसलिए जब भी हमें इस कोशिका को विभाजित करना है, जब भी हमें इसको विभाजित करना है, हम क्या करते हैं? कोशिका विभाजन की तैयारी करते हैं। ये भी आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हम एक चलाते हैं कोशिका चक्र, अगर याद हो, सेल साइकिल चलाते हैं, कोशिका चक्र चलाते हैं। और ये जो कोशिका चक्र चलती है, इस चक्र के अंदर जब ये कोशिका जाती है तो यहाँ पे इसमें एक होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का द्विगुणन। यहाँ पे क्या हो जाता है? डीएनए का क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है। द्विगुणन का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे 1 लीटर डीएनए है तो वो डबल होके कितना बन जाएगा? 2 लीटर डीएनए। अब जब ये कोशिका चक्र में जाएगी तो द्विगुणन प्रक्रिया से यहाँ पे 2 लीटर हो जाएगा। और जब 2 लीटर हो जाएगा तो इसको हटा दो, आप आराम से इसके अंदर 1 लीटर और इसके अंदर 1 लीटर डाल पाएंगे। और कोशिका हमेशा अपने पैतृक कोशिका के जैसी रहेगी, यस और नो? कोशिका क्या होगी? हमेशा अपनी पैतृक कोशिका के जैसे रहेगी। क्या सीखा? क्या सीखा इससे? इससे हमने सीखा कि जब भी हम केंद्रक का विभाजन करेंगे, जब भी हम केंद्रक किसी जगह पे कोशिका का द्विविभाजन करेंगे, हमें यह ध्यान रखना है कि हमेशा इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा है उतना ही आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा उसकी पुत्री कोशिकाओं में भी होना चाहिए, यस और नो? हम ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जितने गुणसूत्र बन रहे हैं उतने ही गुणसूत्र बनाने के लिए इसके अंदर भी आनुवंशिक पदार्थ चाहिए। और इस प्रकार की कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग बोलते हैं समसूत्री, बराबर गुणसूत्र बांटने वाला। जितना गुणसूत्र इसमें है उतना ही इसमें जाना चाहिए, इसीलिए तो इसे क्या बोलते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस, यस और नो? माइटोसिस बोलते हैं। क्लियर हुआ भैया? क्लियर हुआ? यानी आपको एक चीज समझ में आया और बड़ी बढ़िया सी चीज समझ में आई कि अलैंगिक जनन में हमेशा हमें क्या करना है? जब भी आप अलैंगिक जनन की बात कर रहे हो, अलैंगिक जनन में आपको कोशिका का विभाजन करना है। और कोशिका का विभाजन कैसा करना है ये भी समझ में आ गया, यस और नो? हमेशा यहाँ पे इस कोशिका को क्या करना है? पहले विभाजन करना है, तो विभाजन के पहले इसे ले जाना है आपको कोशिका चक्र में। समझ में आ गया? पहले कहाँ जाएगी? कोशिका चक्र में, सेल साइकिल 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। कोशिका चक्र में जाएगी। कोशिका चक्र में जाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? द्विगुणन होगा, डुप्लीकेशन होगा आनुवंशिक पदार्थ का। और द्विगुणन की वजह से जो भी आनुवंशिक पदार्थ होगा वो डबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे n मान रहा हूं तो यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा 2n होगी, जो समसूत्री विभाजन से, माइटोसिस से, नहीं इंग्लिश 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 हिंदी में लिखना है, जो कैसे? जो समसूत्री विभाजन प्रक्रिया से कैसी होगी? बराबर बराबर बढ़ जाएगी। समसूत्री विभाजन से बराबर बराबर n और n बढ़ जाएगी, यस और नो? स्पष्ट है ये बात? चलिए अब देखिए। चलिए, तो ये हमने सीख लिया कि कोशिका विभाजन को करना होगा जब भी हमें, तो हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं? हम पहले केंद्रक को द्विगुणन कर रहे हैं। केंद्रक के क्या कर रहे हैं? उसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है उन आनुवंशिक पदार्थों को डबल कर रहे हैं और उन आनुवंशिक पदार्थों का द्विगुणन करके, द्विगुणन के पश्चात हम यहाँ पे और चीजें बना ले रहे हैं। स्पष्ट है बच्चों? अब चलते हैं थोड़ा और आगे। जो द्विविभाजन के हमें और एग्जाम्पल देखने हैं, ये तो एक ही हुआ, अभी हमने बस एक अमीबा की बात की और हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट में कूद लगा दी।
कि जब भी विभाजन करेंगे, द्विविभाजन वो कैसे करेंगे, ये हम समझ रहे थे। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें एक चीज सीखना है, जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि जब भी हमें क्या सीखना है कि भाई जब भी हम क्या कर रहे होंगे, अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में समान जीव पैदा करने हेतु, समान जीव की उत्पत्ति हेतु समान जीव की उत्पत्ति हेतु, अलैंगिक जनन में समान जीव की उत्पत्ति हेतु समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। यस और नो? क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के वजह से समसूत्री विभाजन यह निर्धारित करता है, यह निर्धारित करता है कि संततियों में, कि संततियों के अंदर, यह निर्धारित करता है कि कहां पे, कि संतति के अंदर अपने पितृ के समान, कि संतति के अंदर अपने पितृ के समान के समान मात्रा में समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ, के समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ एवं गुणसूत्रों की संख्या हो। ठीक है, इसीलिए अतः अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवंशिकी के आधार पे अपने पितृ की प्रतिकृति, माने क्या होता है प्रतिकृति? मतलब उसकी फोटोकॉपी, बिल्कुल उसी के जैसे। प्रतिकृति क्या होती है? ये पितृ की प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी होती है। देख लिया, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवंशिकी के आधार पर अपने पितृ की प्रतिकृति या फोटोकॉपी होती है, तथा साथ ही साथ सभी संततियां भी एक समान होती है।
अतः इन्हें एक समान होती है, अतः इन्हें क्या बोला जाता है? क्लोन कहा जाता है। यानी अलैंगिक जनन से जितनी भी प्रजातियां पैदा होंगी वो सब आपस में क्या होती है? एक दूसरे की क्लोन होती है। यस और नो बच्चे? इन्हें क्या कहा जाता है? संततियां एक समान होती हैं और इन एक समान संततियों को आपस में क्या कहा जाता है? एक दूसरे का क्लोन कहा जाता है। बढ़िया सी बात है, ये आपको आना चाहिए। अब जैसे ही क्लोन की बात हो गई, पिता की बात हो गई, संतति की बात हो गई, बोले एक जैसी है, एक और बहुत बढ़िया सी बात आपको सिखाऊंगा। अब हमने बात किया भैया अमीबा की, और हमने एक बात और ये भी किया है कि आप जिस भी स्पीसीज को देख रहे हो, आप किसी भी सजीव की बात करें, सभी सजीवों का जीवन काल क्या है? एक निश्चित होता है। यस और नो? हम पढ़ चुके हैं ना? सभी जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। हम पढ़ चुके हैं ये बात, पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं, काफी बात कर चुके हैं इस पे। सभी सजीवों का क्या होता है? एक निश्चित जीवन काल होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। परंतु इस जीवन काल के पश्चात उपरांत सभी जीवों की मृत्यु क्या है? निश्चित है। ये भी सिखा चुका हूं यार, पूरा का पूरा ग्राफ बना के सिखा चुका हूं। नोट मेकिंग चल रही है, जो जरूरी पॉइंट है एनसीईआरटी में से, एपी किताब में से खोज के वो लिख रहा हूं। इनकी मृत्यु क्या होती है? निश्चित होती है। यस और नो? इन जीवों की मृत्यु क्या है? निश्चित होती है। लेकिन अब जरा देखेंगे, परंतु क्लोन बनाने की वजह से एक कोशिकीय जीव, कौन से जीव? क्लोन बनाने की वजह से एक कोशिकीय जीव अमर हो जाते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे हो जाते हैं? क्या होता है ये? अमर हो जाते हैं, जैसे अमीबा। समझिए अब क्या बोल रहे हैं। जैसे कौन सी चीज? अमीबा। पढ़ा है ना आप लोगों ने? अब समझिए क्या बोला मैंने। ये एक अमीबा की सेल है, ठीक है, और ये कोशिका विभाजन से ये एक और सेल बना ली। लो, बहुत बढ़िया, एक कोशिका और बना ली। अब ये कोशिका जैसी है, इसके जो लक्षण है, इसके अंदर जो जीन है, वही तो इनके अंदर भी है। तो अब ये बोलेंगे क्या कि ये मर गई? नहीं, इसने क्या किया? अपने आप को विभाजन करके दो में बना दिया, और ये दोनों बिल्कुल इसके सिमिलर होंगे और आपस में भी सिमिलर हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? क्लोन है। समझ गए? इसलिए हम बोलते हैं कि ये मरा कहाँ? इसने तो मरने से पहले दो और कोशिकाएं बना दी जो बिल्कुल इसी की कॉपी है। ये अपनी प्रतिकृति, अपनी फोटोकॉपी बनाता जा रहा है, मृत्यु नहीं हो रही इसकी। समझ में आया बच्चे? तो हमने अलैंगिक जनन के कॉन्सेप्ट तो सीख लिए कि हम जनरली ये बोलते हैं द्विविभाजन। अब देख लेते हैं फटाफट कहां पे कैसा अलैंगिक जनन होता है। क्लियर? आइए जरा देखते हैं बच्चे।